हेलो दोस्तों, वाव स्टोरी में आपका फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। बने रहे वाव स्टोरी के साथ। तो आज की कहानी का नाम है अम्मा बनते बाबूजी। हमारा घर छोटा सा ही सही, पर यह घर में अम्मा की हुकूमत चलती है। यहाँ मजाल है कि अम्मा के इच्छा के बगैर कोई उनके क्षेत्र में प्रवेश कर जाता। हमें भी सख्त हिदायत रहती, जो चीज जहाँ से लो वहीं रखनी है, ताकि अंधेरे में भी खोजो तो पल में मिल जाए। बाबूजी वे कभी रसोई में घुसने का प्रयास भी करते तो झट अम्मा कह देती, आप तो बस रहने ही दीजिए, मेरी रसोई मुझे ही संभालने दीजिए। आप तो बस अपना दफ्तर संभालिए। फिर जब कभी अम्मा किसी काम में व्यस्त होती और बाबूजी से कहती, सुनिए जी, जरा गैस बंद कर देंगे। बाबूजी झट हंसते हुए कहते, न भाई, तुम्हारी राज्य सीमा में भला मैं कैसे प्रवेश कर सकता हूँ। ये बात नहीं कि अम्मा को बाबूजी के रसोई में जाने से कोई परहेज हो, ये तो बहाना था बाबूजी को घर की झंझटों से दूर रखने का। चाहे बाजार से किराना लाना हो, दूध वाले या प्रेस वाले का हिसाब ही क्यों ना हो। समझदार है अम्मा, वे जानती हैं कि दफ्तर में 100 झंझटें होती हैं, कम से कम घर में तो इंसान सुख से रहे। बाबूजी के नहाने के पानी से लेकर बाथरूम में उनके कपड़े रखने तक की जिम्मेदारी बड़े कौशल से निभाती अम्मा। दफ्तर से आकर बाबूजी का काम होता अखबार पढ़ना और टीवी देखना। बाबूजी के सदा बेफिक्र चेहरे के पीछे अम्मा ही नजर आती। अम्मा का प्रबंध कौशल भी अनोखा था। सबकी जरूरतों का ध्यान रखना, सुबह से लेकर शाम तक किसी नटनी की भांति एकले से नाचती। न कभी थकती अम्मा और न ही उनके चेहरे पर कभी कोई झुंझलाहट ही होती। सदा होठों पर मुस्कान लिए हमारा उत्साह बढ़ाती। मेरे और चिंटू के स्कूल से आने से पहले वे घर के सारे काम निपटा लेती, फिर हमारी तीमारदारी में लग जाती। उसी तरह शाम को बाबूजी के दफ्तर से लौटने से पहले वे रसोई में सब्जी काटकर आटा लगाकर गैस पर कुकर तैयार रखती, ताकि बाबूजी के आने के बाद उनके स्वागत के लिए वे तनाव मुक्त रहें। रात के खाने का हम सब मिलकर आनंद लेते। पूरे घर को अपनी ममता और प्यार की नाजुक डोर से बांध कर रखा था अम्मा ने। उनके बगैर किसी का कोई अस्तित्व नहीं था। हालांकि ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी वे, फिर भी रात को जब हम पढ़ने बैठते तो वे हमारे पास बैठती। उनकी उपस्थिति ही हमारे लिए काफी होती। वे पास बैठे बैठे कभी उधड़े कपड़ों की सीवन करती तो कभी स्वेटर बुनती। काम में उनकी लगन देखकर लगता मानो रिश्तों की उधळन को सी रही हो। ममता का प्रभाव था कि मैं और चिंटू सदैव स्कूल में अव्वल रहते। हमारे स्कूल यूनिफॉर्म से लेकर स्कूल बैग और टिफिन में अम्मा का मातृत्व झलकता था। मेरे लंबे बालों को अम्मा बड़े जतन से तेल लगाकर 2 चोटी बना ऊपर बांध देती, ताकि किसी की नजर न लगे मेरे बालों को। बहुत पसंद है बाबूजी को लंबे बाल। उनकी छोटी छोटी पसंद का ख्याल रखती अम्मा। प्रिंसिपल मैडम ने एक बार अम्मा को बुलाकर कहा भी, रियली आई अप्रिशिएट यू मिसेज सुलेखा जी। आपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। आप गृहिणी हैं, आपकी शिक्षा काम आई, इसीलिए तो कहते हैं कि परिवार में माँ का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। अम्मा ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, मैडम मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, नहीं मैं पढ़ा पाती हूँ। मीनू और चिंटू के बस पढ़ते वक्त मैं हरदम उनके साथ रहती हूँ। सुनकर प्रिंसिपल मैडम और भी प्रभावित हो गई अम्मा की साफगोई से। हरी धूप पर चलते से गुजर रहे थे दिन, सारे घर में मशीन की तरह फिरती अम्मा। एक दिन अचानक उस मशीन में खराबी आ गई। सारे घर का व्यापार ही थम गया। डॉक्टर ने अम्मा को आराम करने की नसीहत दी। फिर भी अम्मा से जितना बन पड़ता उठकर समय समय से कुछ कर लेती, ताकि बाबूजी को और हमें कम परेशानी हो। बाबूजी के लिए तो ये परीक्षा की घड़ी थी। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि कुकर में दाल कितनी सीटी में पक जाती है, आटे में कितना नमक पड़ता है, भिंडी काटने से पहले धोई जाती है या बाद में। न चाहते हुए भी अम्मा का साम्राज्य अस्तव्यस्त होता जा रहा था। कमजोरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अब तो डॉक्टर ने उन्हें बिस्तर से न उठने की भी सख्त हिदायत दे दी। बाबूजी अम्मा का पूरा ध्यान रखते, मगर बहुत बदल गए थे वे। पहले हमारी छोटी सी गलतियों पर डांटने वाले बाबूजी अब बड़ी गलतियों पर भी चुप रहते। वे जान गए थे कि उनकी डांट से बचाने वाला आंचल अब तार तार हो रहा है। दफ्तर के बाद उनका सारा समय अम्मा की तीमारदारी में बीत जाता। बाबूजी से अपनी तीमारदारी कराते उन्हें खुशी नहीं होती थी। वे किसी मासूम बच्चे की तरह उदास हो कहती, सुनिए जी, मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना।
कितना परेशान कर दिया है मेरी बीमारी ने तुम्हें। और मेरे मासूम बच्चे देखो कितना उदास रहने लगे हैं। बाबूजी अम्मा का हाथ अपने हाथ में लेकर उन्हें हिम्मत बंधाते, मगर खुद भीतर ही भीतर कितना टूट रहे थे वे ही जानते थे। उन्हें पता था कि अब अम्मा कभी अच्छी नहीं होने वाली। उन्हें ब्लड कैंसर हो गया था। न अम्मा इस बात को जानती थी, न मैं, न ही चिंटू। इतना बड़ा पहाड़ बाबूजी अपने सीने पर अकेले ही झेलते रहे, अम्मा के सामने खुद को मजबूत करते, मगर अकेले में कई बार आंसू बहाते देखा था मैंने उन्हें। अब रसोई बाबूजी के हाथों में आ गई थी। कच्चा पक्का जैसे भी बनता पकाते, कभी दाल चावल तो कभी खाली खिचड़ी से हम पेट भर लेते। सब्जी रोटी कम ही बनती। अब चिंटू भी खाने को लेकर कुरकुरी भिंडी की मांग नहीं करता, न ही दूध के लिए अम्मा को सारे घर में दौड़ाता। अम्मा के हाथ से खाने की जिद भी नहीं करता, जानता था अम्मा बहुत कमजोर हो गई हैं। जो बनता हम सब चुपचाप खा लेते। घर में हमेशा गहरी उदासी छाई रहती। ये सब देख अम्मा कहती कुछ नहीं, बस उनकी आंखों की कोर से आंसू ढुलक जाते। शायद वे समझ गई थी कि वे कभी ठीक नहीं हो पाएंगी। बाबूजी अम्मा का पूरा ख्याल रखते, उनके नहाने, खाने, बाल बनाने तक समय समय पर जूस लाकर अम्मा के हाथ में देते। अपने और हमारे नहाने की बाल्टी से लेकर तौलिया और कपड़े तक बाबूजी ही रखते बाथरूम में। सुबह दूध, टिफिन देकर हमें स्कूल की बस तक पहुंचाना। हाँ, अब मेरे लंबे बाल कटवा दिए गए क्योंकि बाबूजी के काम जो बहुत बढ़ गए थे। बहुत रोई थी अम्मा उस रोज। उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अब तो उन्हें आंखों से भी कम दिखाई देने लगा था। बाबूजी ने उन्हें खुश रखने की हर संभव कोशिश की, मगर एक दिन अम्मा हमेशा हमेशा के लिए हम सबको छोड़कर चली गईं। आधे रह गए थे बाबूजी अपनी अर्धांगिनी के चले जाने पर। एकांत में बैठे छत निहारते रहते, मानो अम्मा से शिकायत कर रहे हो मझधार में छोड़कर क्यों चली गईं। कितना बदल जाता है वक्त और अपने साथ बदल देता है इंसान को। जो बाबूजी बेडटी के बगैर बिस्तर से नीचे कदम नहीं रखते थे, अब उठते ही हमारी देखभाल में व्यस्त हो जाते। हमें स्कूल भेजकर ही खुद चाय बनाते और पीते। वक्त अपने तरीके से कट रहा था। इस महीने हमारे स्कूल का परीक्षा परिणाम आ गया। कल पेरेंट्स मीटिंग थी। बाबूजी नहीं जानते क्या होता है पेरेंट्स मीटिंग में। कई बार अम्मा ने कहा संग चलने को, मगर बाबूजी ने ये कहकर टाल दिया कि बच्चों की ट्यूटर तुम हो, जवाब तो तुम्हें ही देना है। फिर शरारत करते हुए कहते, भाई मैंने तो अपने हिस्से का स्कूल कर लिया, तुम रह गई, सो तुम ही जाओ, मुझे बख्शो। वही हुआ जिसकी संभावना थी। हमेशा अव्वल आने वाले हम पिछड़ गए थे। इस बार मैं 2 विषयों और चिंटू 4 विषयों में फेल हो गया। ये बात नहीं कि हमने पढ़ने की कोशिश नहीं की, पुस्तकें खोलकर बैठते, पास में गुमसुम बाबूजी भी होते मगर पास अम्मा जो नहीं होती। जैसे ही बाबूजी हमें लेकर क्लास में दाखिल हुए, दूसरे पेरेंट्स की कानाफूसी न चाहते हुए भी कानों में पड़ गई। अब तक माँ थी, अब माँ नहीं है ना। कितना फर्क पड़ता है माँ से। ये शब्द बाबूजी के भीतर किसी तेजाब सरीखे उतरते चले गए। अम्मा की कमी का एहसास उनसे ज्यादा और किसे होगा, मगर लोगों के शब्द मानो उन्हें मुंह चिढ़ा रहे हो कि वे अम्मा की जगह नहीं ले सकते या फिर वे हमारी परवरिश में सफल नहीं हो पाए। आज उन्हीं प्रिंसिपल ने बाबूजी को बुलाकर कहा, मिस्टर विकास, मैं आपकी स्थिति समझ सकती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ आपको इस परिस्थिति से उबरने में अभी वक्त लगेगा, किंतु बच्चों की भलाई के लिए ये कहने को विवश हूं कि अब आपको उनकी ओर ज्यादा गंभीरता से ध्यान देना होगा। इस बार का परिणाम तो हम समझ सकते हैं, लेकिन मैं समझती हूं आप भी नहीं चाहेंगे कि सुलेखा जी ने जिस मेहनत से बच्चों को तैयार किया है वह जाया हो। इसमें कोई शक नहीं, मीनू और चिंटू बहुत इंटेलिजेंट है, किंतु पिछले दिनों दोनों के सलवट भरी यूनिफॉर्म और बिखरे बालों को लेकर बच्चे क्लास में उनका मजाक बना रहे थे। कल तो चिंटू की पैंट भी नीचे से उधड़ी हुई थी। मिस्टर विकास, आप समझ रहे हैं ना, इससे बच्चे हतोत्साहित हो जाएंगे। एक बार उनका आत्मविश्वास कमजोर हो गया तो बड़ी मुश्किल होगी उन्हें संभालने में। सो प्लीज आप उनका ख्याल रखिए। बाबूजी चुपचाप सुनते रहे, कुछ नहीं बोले। वैसे भी आजकल वे बोलते कम ही हैं। छोटी छोटी बातों में शरारत कर अम्मा से मजे लेने की आदत तो उनकी अम्मा के साथ ही चली गई। उन्हें रेशा रेशा टूटते, खुद को बदलते मैंने देखा है, मानो उन्होंने अम्मा बनने की मुहिम चला रखी हो।
भीतर ही भीतर ठान लिया हो कि वे अम्मा की मेहनत को जाया नहीं होने देंगे। उस दिन रविवार था। उन्होंने शाम को मुझे और चिंटू को तैयार किया। दूध और ब्रेड हाथ में थमाते हुए बोले, मीनू बेटा, चिंटू को सामने पार्क में घुमा ला। तब तक मैं रसोई का काम निपटा लूं, फिर हम पढ़ाई करेंगे। मैं कुछ ही देर में पार्क से लौट आई। मन नहीं लग रहा था। लौटी तो देखा रसोई में गैस पर रखे कुकर में सीटी आ रही थी। पास ही भिंडी तलकर रखी हुई थी। थाली में आटा लगा हुआ था, ठीक जैसे अम्मा रखती थी। मगर बाबूजी तो रसोई में नहीं है। कमरे में जाकर देखा तो सुई धागा लिए बाबूजी चिंटू की उधड़ी पैंट सिलने की कोशिश कर रहे थे। पैंट नहीं, उधड़े रिश्ते सी रहे थे, जैसे अम्मा सिया करती थी। आज ऐसा लग रहा था अम्मा पूरी की पूरी बाबूजी में उतर आई हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही और कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।